तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है ना, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर परासरण दाब व्यक्त करने की वार्कले हार्टले विधि। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने परासरण दाब समझ लिया था, पढ़ लिया था, और आज हम उसी परासरण दाब को व्यक्त करने के लिए हम पढ़ेंगे वार्कले हार्टले विधि। मतलब दोस्तों परासरण दाब को मान जो होता है वो उसको ज्ञात करने के लिए वार्कले हार्टले नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विधि का प्रयोग किया, एक विधि बनाई जिसे हम बोलते हैं वार्कले हार्टले विधि। ये जो वार्कले हार्टले विधि है, इसकी सहायता से केवल और केवल हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो बर्कले हार्टले विधि होती है, इस बर्कले हार्टले विधि का जो डायग्राम है कुछ इस टाइप से बनता है। इसमें होता क्या क्या है देखो। तो बर्कले हार्टले विधि में दोस्तों एक सरंध्र पात्र होता है, जो आपको दिख रहा है अंदर आपको दिख रहा है, ये एक आपका सरंध्र पात्र। सरंध्र का मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें छोटे छोटे क्या हो, छिद्र हो, छोटे छोटे क्या हो, इसमें छिद्र हो, ऐसा पात्र कौन सा पात्र कहलाता है? सरंध्र पात्र। आप बैंक वगैरह पार्क वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर आपकी जो चेयर रखी रहती हैं उसमें देखा होगा आपने, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना। तो वो चेयर जो है ना सरंध्र चेयर कहलाती हैं। कौन सी चेयर? सरंध्र चेयर। तो ऐसा पात्र जिसमें छोटे छोटे छिद्र हों, कौन सा पात्र कहलाता है? सरंध्र पात्र कहलाता है। तो इसमें सरंध्र पात्र होता है। ये सरंध्र पात्र है। इस सरंध्र पात्र के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड की, किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की CuFeCN का होल 6 कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लपेट देते हैं। ये जो आपके छोटे छोटे छिद्र हैं, इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं भाई, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को लपेट देते हैं। आपको दिख रही होगी डॉट डॉट में दिख रही होगी, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की हमने क्या किया है? अर्धपारगम झिल्ली को इसके ऊपर लपेट दिया है। ओके, ताकि जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएं। ओके, चलो आगे हम क्या करते हैं। ये जो आपकी जो नली होती है, इस नली जो आपका पात्र होता है, इसमें दो नलियाँ लगी होती हैं। एक नली होती है केशिका नली और दूसरी ओर होती है टोंटीदार नली। देखो यहाँ टोंटी लगी है इसलिए इसको टोंटीदार। ये पतली नली होती है इसलिए हम इसमें बोलते हैं ये कौन सी नली है? केशिका नली। और यहाँ में इसमें यहाँ तक जो है ना वो विलायक भरा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ तक इसमें क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। इतना आपको समझ में आया? यहाँ से हम जो विलायक है, जो आपकी जो नली है, इसमें से इस टोंटीदार नली की हेल्प से हम इसमें क्या करते हैं? विलायक को भरते हैं। ओके, आगे हम क्या करते हैं? जो आपका सरंध्र पात्र होता है, पतली जो नली होती है, सरंध्र नली होती है, इसको हम क्या करते हैं? एक बड़े पात्र में फिट कर देते हैं। एक बड़े पात्र में क्या कर देते हैं? फिट। देखो जो आपका बड़ा पात्र है वो कुछ इस टाइप का रहता है। देखो इसमें बीच में जगह होती है। जैसे मैंने इस कागज़ को फोल्ड कर दिया तो बीच में जगह है। तो जो बीच में जगह आपको दिख रही है, इस बीच में जो जगह है उसी जगह में हमने क्या किया है? इस सरंध्र पात्र वाली जो नली है, पात्र है, उसको बीच में फंसा। ये बड़ा पात्र है, ये ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है, ये बड़ा पात्र है। इसके अंदर हमने जो आपकी जो नली दिख रही है उसको इस टाइप से जो जगह दिख रही है उसमें आपको फंसा दिया। फिर ठीक है, तो ये आपका जो नली है इसको बड़े पात्र में हमने फिट कर दिया है। ये जो बड़ा पात्र है, इस बड़े पात्र में हम फिट कर देते हैं और बड़े पात्र में भरा होता है विलयन। इस बड़े पात्र के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन। और एक लगा होता है दाब मापी। पिस्टन इसलिए लगा होता है क्योंकि हम पिस्टन के द्वारा दाब लगाते हैं, और दाब मापी इसलिए होता है ताकि जो दाब लगता है उसको हम माप सकें, उसका मान जो है ना हम नाप सकें, इसलिए लगा होता है। समझ में आपको आया मैंने क्या बोला? समझो। वार्कले हार्टले विधि में एक सरंध्र पात्र होता है। ये सरंध्र पात्र होता है। इस सरंध्र पात्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को बंद करना है तो इस पर हम कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लपेट देते हैं। इस पात्र में दो नलियाँ लगी होती हैं। एक और होती है केशिका नली और दूसरी ओर होती है टोंटीदार नली। इस सरंध्र पात्र को एक बड़े पात्र में फिट कर देते हैं। जो बड़ा पात्र है, बड़े पात्र में फिट कर देते हैं, जिसमें एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है। ये
इसकी चित्र जो है ना, इसकी संरचना है कि इस चित्र में क्या क्या है वो हमने दिखा दिया। एनी प्रॉब्लम? अब ये जो आपकी विधि है वो कार्य कैसे करेगी उसको हमें समझना है, उसको हमें जानना है। ठीक है, तो समझो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जब ये विधि कार्य करेगी तो सबसे पहले कार्य कराएंगे इस विधि से, तो हम क्या करेंगे, इस टोंटीदार नली की सहायता से, टोंटीदार नली की सहायता से सरंध्र पात्र में भर लेंगे विलायक। क्या भर लेंगे? विलायक। और जो आपका बड़ा पात्र होगा उसमें क्या भर लेंगे? विलयन भर लेंगे। समझ रहे हो ना? सरंध्र पात्र में हम क्या कर लेंगे? विलायक भर लेंगे, और जो बड़ा पात्र है उसमें क्या भर लेंगे? विलयन भर लेंगे। ठीक है, चलो। आपको पता है इस पात्र सरंध्र है जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। तो आपको पता है जब विलायक को और विलयन को, जब विलायक को और विलयन को हम अलग करके रख देते हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, तो कुछ देर बाद एक क्रिया स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसका नाम है परासरण। क्या है? परासरण। तो यहाँ पर जब परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, जो विलायक है इस विलायक के अणु कहाँ की ओर जाने लगेंगे? विलयन की ओर जाने लगेंगे, विलयन की ओर जाने लगेंगे। अब विलयन की ओर ऊपर भी जाने लगेंगे और नीचे भी जाने लगेंगे। ठीक है, तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगेंगे। जब विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगेंगे तो इस नली में जो आपका विलायक भरा है वो यहाँ तक भरा है, तो इसका जो तल है वो नीचे गिरने लगेगा। बिल्कुल साफ। जब ये यहाँ जाएगा तो इसमें जो यहाँ तक भरा है उसका तल जो है ना नीचे गिरने लगेगा। सिंपल बात है, नीचे गिरेगा। तो जब परासरण की क्रिया हो जाएगी और विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगेंगे, केशिका नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगेगा, तब इस परासरण की क्रिया को हमें रोकना है। हमें क्या करना है? रोकना है। तो इस परासरण की क्रिया को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए जो आपका पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन द्वारा हम विलयन पर दाब लगाएंगे। क्या बोला हमने? हम क्या करेंगे? परासरण क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर इस पिस्टन के द्वारा क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे। ठीक है, और कितना दाब लगाएंगे? हम केवल उतना ही दाब लगाएंगे कि जो हमारी परासरण की क्रिया चल रही है वो परासरण क्रिया रुक जाए। विलायक के अणु विलयन की ओर जो आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, केवल हम उतना दाब लगाएंगे, और वही दाब कहलाएगा परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। तो भाई साहब, हमें जिस भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है, उस विलयन को हम इस पात्र में, जो बड़ा पात्र है उस पात्र में लेते हैं, और उसकी सहायता से, इस विधि की सहायता से हम उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, कोई भी विलयन हो, नमक का विलयन हो, शक्कर का विलयन हो, एल्कोहल का विलयन हो, किसी भी प्रकार का विलयन हो, इस मेथड की सहायता से हम निकाल सकते हैं, परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। उस विलयन को हमें इस बड़े पात्र में भरना होगा और पूरी मेथड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हम कर लेंगे। एक बार और समझो, एक बार और समझ लो, और इसकी थ्योरी भी जो है ना आप लिख लेना। ठीक है, ओके। तो सर्वप्रथम बाहरी नली में, सबसे ये बाहरी नली है, बाहरी पात्र है। सर्वप्रथम बाहरी नली में विलयन, बाहरी नली में विलयन, और भीतरी नली मतलब सरंध्र पात्र में टोंटीदार नली की सहायता से विलायक भर लिया जाता है। एनी प्रॉब्लम? तब कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगेंगे, जिससे केशिका नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। तब विलयन पर पिस्टन द्वारा दाब लगाया जाएगा, और दाब इतना ही लगाया जाएगा कि परासरण की क्रिया रुक जाए, और उस दाब को दाब मापी द्वारा फिर नोट कर लिया जाएगा। वही दाब आपका परासरण दाब कहलाएगा। वही दाब आपका कौन सा दाब कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। इतना आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल ये डायग्राम है, संरचना बता दी, कार्यविधि बता दी, और ये बर्कले हार्टली विधि क्यों यूज़ की जाती है ये बता दी। परासरण दाब व्यक्त करने के लिए हमें किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, तो इस मेथड का उपयोग करके हम परासरण दाब व्यक्त कर सकते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम मिलते हैं। और एक बात और आपको बता देता हूँ, हम यहाँ से प्रत्येक विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। जिनका परासरण दाब अधिक होता है उन विलयनों का भी हम परासरण दाब यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड जो है, इस मेथड की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, वो विशेषताएं ये हैं कि इस विधि के द्वारा हम कम समय में परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये विशेषता बता रहा हूँ मैं। इस विधि के द्वारा हम कम समय में किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी विशेषता इसकी ये है, जिन विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है उन विलयनों का भी परासरण दाब हम इस विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनका परासरण दाब अधिक है तो इस विधि द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उन विलयनों का परासरण दाब भी इस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है, इस विधि में विलयन पर दाब लगाया जाता है। किस पर दाब लगाया जाता है? विलयन पर दाब लगाया जाता है, इसलिए अर्धपारगम झिल्ली के टूटने की संभावना कम होती है। भाई साहब देख लो आप, यहाँ पर दाब देखो, हमारी अर्धपारगम झिल्ली अंदर वाले पात्र पे लपेटी हो और दाब कहाँ लगा रहा है? हम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये विलयन पे दाब लगा रहा है, तो जो आपकी अर्धपारगम झिल्ली है इसके टूटने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, इस विधि में विलयन पर दाब लगाया जाता है जिससे अर्धपारगम झिल्ली के टूटने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं, संरचना, कार्यविधि, डायग्राम सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ज़रा एक बार लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।